नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। मुझे ये जानने की बेचैनी थी कि मैंने अब तक जो पढ़ाया कार्यपालिका के संबंध में, आपकी समझ उसमें कितनी बनी है। क्योंकि जब आपका फीडबैक आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपने कितना समझा और कितना नहीं समझा। अभी तक जो हमने बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय प्रणाली जो हमारे भारत में संविधान ने अपनाया है, इसके साथ साथ उनके कार्य और शक्तियों की बात की। आज हम आगे बढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे, इन दोनों के संबंध पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इनके कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी जहाज का चालक होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो ऐसे शब्द आते हैं जो हमें कमोबेश मिलते जुलते रहते हैं। हम आगे आपको इसके बीच का अंतर भी बताएंगे और हम अब बिंदुवार क्रम में आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताएंगे कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और उनके कार्य क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ वो किस तरह से सहसंबंध बनाकर चलते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होंगे और उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। ये था अनुच्छेद 74 में। और जो नियुक्ति की बात है वह अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संबंधों की, उनके कार्य एवं शक्तियों की। तो फिर जब हमने प्रधानमंत्री को शासन का प्रधान माना है और राष्ट्रपति को नाम मात्र का हम प्रधान मानते हैं या हम अपने राज्य का प्रधान मानते हैं, तो जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं तो इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह क्यों और किस तरह लेते हैं, इसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किन किन बातों को ध्यान में रखकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं और उसके कोड के रूप में जो कैबिनेट का निर्माण होता है उसका क्या आधार होता है। मंत्रिपरिषद जब बनाई जाती है तो कई बातों को ध्यान में रखा जाता है कि अनुभव कितना है, जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनका अनुभव क्या है, उनका राजनीतिक आधार कैसा है, उनकी कार्य करने की शैली कैसी है, उनकी विद्वता कैसी है, कई चीज़ों को, और साथ ही साथ अपने राजनीतिक दल में संतुलन बनाने को लेकर भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और इन बिंदुओं को देखते हुए देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। हम यहाँ 3 तरह के मंत्री देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री, मैंने पहले ही बताया था कि जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, इसे आप अगर एक चक्र के रूप में लें तो जो सबसे छोटा चक्र होता है, सबसे छोटा वृत्त जो होता है, वह कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करता है और इनके पास जो देश के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऐसे मंत्रालयों की जो विवरणी होती है या जो विभाग होता है, यह कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है और ये संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं होते। इनकी संख्या 10 से 15 के बीच ही रखी जाती है और ये अपने विभाग के उच्चतर पदों पे होते हैं, अपने विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं, उन्हें लागू करते हैं। इसके बाद स्थान आता है राज्य मंत्री का। कभी कभी राज्य मंत्री के संबंध में मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ कि
एक तो राज्य मंत्री को इस तरह से नियुक्त किया जाता है कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए। स्वतंत्र प्रभार का अर्थ ये हुआ कि वह अपने विभाग का जब प्रभार संभाल रहे होते हैं या जब अपने विभाग के प्रमुख के रूप में काम कर रहे होते हैं तो लगभग कैबिनेट मंत्री की तरह ही बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं। उन्हें अपने से ऊपर जो एक हम कहते हैं कि पद सोपाने की व्यवस्था, मैं यहाँ पहले इस शब्द को बता देती हूँ कि पद सोपाने की व्यवस्था, उसमें आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। तो राज्य मंत्री से अगर किसी विभाग में, मान लीजिए कि हम गृह मंत्रालय की ही बात करते हैं, तो कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही राज्य मंत्री हैं और उसके नीचे अगर संसदीय सचिव हैं, तो इस तरह से होता है कि संसदीय सचिव जो है राज्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट देते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को देते हैं। लेकिन अगर किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है और राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है, तो ये किसी को ये अपने रिपोर्ट को अपने से ऊपर भेजने की ज़रूरत इन्हें नहीं रहती है। हाँ, इनके नीचे के जो विभाग होंगे या इनके नीचे के जो अधिकारी होंगे वो अपनी रिपोर्ट स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया या वर्गीकरण कह सकते हैं वह है राज्य मंत्री का। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति होती है। कुछ जो विभाग है वो बड़े ही भारी भरकम विभाग हैं। हमने ऊपर में ब्रैकेट में 3 विभागों की चर्चा की है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा उद्योग विभाग है, मानव संसाधन मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है या रेल मंत्रालय है, जिसका कि बजट भी अलग से पेश होता है। जब हमारा आम बजट आता है उस समय रेल बजट पेश नहीं किया जाता है, एक दिन पहले रेल बजट की प्रस्तुति की जाती है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जब विभाग होते हैं तो उनमें कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। राज्य मंत्री के पहले इन्हें उप मंत्री भी कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। तो हमने मंत्रियों की श्रेणियों की चर्चा कर ली और अब हम इनके चलेंगे आगे और इस स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे कि इनकी कार्यशैली किस तरह से होती है और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के आकार की सीमा क्या हो सकती है। बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे स्लाइड पर 51वें संविधान संशोधन के अनुसार, यानी कि 2003 में ये संशोधन हुआ था, तो मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब जितने भी लोग, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब वो चुनकर जाते हैं तो सबों की इच्छा होती है कि उन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान अवश्य मिले, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ प्रतिनिधि अनुभवहीन होते हैं, कुछ विपक्षी दलों के सदस्य होते हैं, तो सबों को स्थान नहीं मिल पाता है। फिर भी एक संतुलित व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्रिपरिषद का जब निर्माण होता है तो कई बिंदुओं पर विचार विमर्श करके मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। तो पहले क्या कई बार देखने में ऐसा आया कि कई दलों की जब सरकार बनी तो छोटे छोटे जो दल थे जिनके 5 या 10 सदस्य थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सौदेबाजी पे उतर आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बड़ा दल जो है, राजनीतिक दल, उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो हमारे इस छोटे से उनके बहुमत प्राप्त करने में ये जो हम छोटा सा सहयोग दे रहे हैं तो हम अधिक से अधिक सत्ता में भागीदारी की प्राप्ति कर सकें। तो इसलिए वो सौदेबाजी पे उतर आते थे और संख्या बल में कम होते हुए भी मंत्रिपरिषद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपने नाम कर लिया करते थे। ऐसे में कभी कभी मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी या आकार था बहुत बड़ा हो जाता था और अशोभनीय भी लगता था। कई बार जो योग्य नहीं हैं उन्हें भी मंत्रिपरिषद में स्थान मिल जाता था और योग्य लोग हटा दिए जाते थे या बाहर कर दिए जाते थे। तो 2003 में इन चीज़ों से बचने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया कि 15% से
अधिक नहीं हो सकती। यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो भी हैं, तो संसद के कुल सदस्य अगर हम मान लेते हैं, वैसे तो 543 सदस्य लोकसभा में हैं, साथ ही कुछ दो मनोनीत थे, तो अभी उनकी अब वो मनोनीत सदस्यों का चलन ख़त्म कर दिया गया है और कुछ जो सीटें बची हुई हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। हम उन पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमें बहुत अंदर की ओर जाना होगा। फिलहाल हम इतना मानकर चलते हैं कि 543 सदस्यों की संख्या है, तो उसका अगर हम 15% करते हैं तो लगभग 82, लगभग, ये एक्यूरेट नहीं है, मतलब बिल्कुल सटीक आंकड़ा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 82 सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। फिर बात आती है कि सदस्यता की अनिवार्यता, ये क्या बताता है हमें? किसी भी मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। हम पहले ही ये जानकारी दे चुके हैं कि हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो मंत्री इन दोनों ही सभाओं में से, दोनों ही संसद के सदन में से किसी भी एक के सदस्य हो सकते हैं। अगर वह सदस्य नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रमुख राजनीतिक दल का प्रमुख जो नेता है वह चुनाव में हार गया, लेकिन उसकी योग्यता की वजह से उसे मंत्रिपरिषद में जगह मिल जाती है, हालांकि वह संसद का सदस्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों? जहां हमारे लिए यह है कि सदस्य अनिवार्य होना चाहिए संसद का, अगर वो सदस्य नहीं है तो क्या होगा? तो एक प्रावधान यह किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो, और वो मंत्रिपरिषद में स्थान पा जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होती है। यानी कि 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो जाना उनके लिए अनिवार्य होता है। तो मंत्रिपरिषद के आकार की बात हमने कर ली, मंत्रिपरिषद की सदस्यता के संबंध में हमने बात कर ली, साथ ही साथ जो हमारे मंत्रियों की संख्या होती है या उनके गठन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, प्रधानमंत्री जब अपना मंत्रिपरिषद बनाते हैं तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, इसे हमने देख लिया। हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करती है इसे जानेंगे। इसके नियम संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। जब हमने राष्ट्रपति पर चर्चा की थी, उनके कार्यशक्तियों के बारे में चर्चा की थी, उनके कार्यशैली संसदीय प्रणाली पर चर्चा की थी, तो हमने सामूहिक उत्तरदायित्व की भी बात की थी कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता क्या है। मंत्रिपरिषद एक 3 तरह के मंत्रियों का समूह होता है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 75(3) में दिया हुआ है। यानी कि मंत्रिपरिषद एक साथ के सदस्य एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, और किसी भी निर्णय के लिए उन सबों की सहमति होती है और वो सभी पूरे समूह के साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है। अर्थ ये, यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व के मसले को ही अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता है और पारित हो जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। यहाँ हम एक अभी उदाहरण मैं देना चाहूँगी बच्चों कि अभी इसे आप बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के रूप में आप समझ पाएंगे। ओम बिरला जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 2-4 दिनों पहले उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान समय में ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कुछ दिनों पहले अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया है।
ओम बिरला ने अपने बयान में कहा कि जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय नहीं आ जाता है, मैं अपने पद पर नहीं बैठूंगा। तो ये जस्ट एक बहुत ही समकालीन उदाहरण आपके सामने है। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है या पारित हो जाता है, तो पूरी सरकार विघटित हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारी अभी केंद्र की सरकार है, उसने अपना बहुमत खो दिया है। इस उदाहरण के साथ ही हम आगे चलेंगे और अब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि हालांकि हम पहले भी इन पर चर्चा कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है। यह राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देता है। अनुच्छेद 74 में यह वर्णित है। हमने जब राष्ट्रपति अध्याय पे चर्चा की थी तो उसमें ये बात बताई थी। हाँ, यहाँ जो है इसकी भी चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद की जो सलाह आती है, राष्ट्रपति उस सलाह के मुताबिक कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। वो इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक बार वह पुनर्विचार के लिए उस मसले को, उस संचिका को, या फिर जो बिल पारित हुआ है, विधेयक पारित हुआ है या कोई कानून पारित हुआ है, उसको पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर दोबारा वह पारित होकर जाता है तो उन्हें अपनी अनुमति देनी ही होती है। फिर आती है कैबिनेट की बैठकों की बात। हम अभी ही चर्चा कर चुके थे कि कैबिनेट का आकार छोटा होता है। नीतिगत निर्णय लेने के लिए कैबिनेट की नियमित बैठकें होती हैं और प्रधानमंत्री इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ये कैबिनेट की जो बैठक होती है, तो जो गंभीर मसले होते हैं या अंतरा विभागीय मसले होते हैं, अंतरा विभागीय मसलों से तात्पर्य यह है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसका संबंध अगर रक्षा मंत्रालय से है, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से भी है, गृह मंत्रालय से है, साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय से भी है, शिक्षा मंत्रालय से है और मानव संसाधन मंत्रालय से भी है। तो ऐसे बहुत से मसले होते हैं जो अंतर्विभागीय होते हैं और उन्हीं विभाग की बैठकों में, कैबिनेट की बैठकों में यह निर्णय लिया जाता है और अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट की बैठकों के बाद जो निर्णय लिया जाता है वह काफ़ी गोपनीय होता है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्री अपने विभाग में उन निर्णयों के आलोक में जो निर्णय लिए गए हैं, तो चूँकि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है, तो जब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है तो हर मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए उसी सामूहिक उत्तरदायित्व के मुताबिक काम करते हैं और विशेष रूप से जो विभाग उन्हें सौंपा गया है उसके लिए निर्णय के लिए या उन निर्णयों को लागू करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन और विभागीय सचिव जो होते हैं वो उनकी सहायता के लिए होते हैं। विभागीय सचिव के माध्यम से ये शासन को चलाते हैं, नियमों को लागू करते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं, बनाते हैं, साथ ही साथ नियमित बैठकें भी करते हैं। और अभी हमने गोपनीयता की बात की थी कि पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि जब पद ग्रहण किया जाता है तो हम शासन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी तमाम बातें होती हैं जिनका कि प्रकाश में आना या जिनकी जानकारी आम लोगों को हो जाना, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं गुप्त, जिनकी जानकारी हमारे पड़ोसी देशों को न हो, चाहे वो आर्थिक नीति से संबंधित हो या हम अपनी सीमाओं के लिए कुछ निर्णय ले रहे हों, रक्षा सौदों की चर्चा कर रहे हों, कुछ नए कर लाने, कुछ कर हटाने, ऐसे कई बातें होती हैं। तो इनसे संबंधित बैठकें जो भी होती हैं और जो निर्णय होते हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखनी होती है, क्योंकि इनके बाहर आने से विवाद होने की संभावना हो जाती है और यह शासन प्रशासन दोनों के लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। तो इन्हें बरकरार रखने के लिए मंत्री और जो संसद सदस्य चुने जाते हैं वो भी गोपनीयता और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
इसके बाद जब कार्यशैली की बात आती है, हम इन बिंदुओं को देखेंगे इस स्लाइड में। एक छोटा सा ये हल्की सी जानकारी हमने आपको दी थी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में अंतर के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है आकार। मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा होता है, उसमें तीनों तरह के मंत्री आते हैं, 60, 70, 80, 82। हमने एक सीमा लगभग बताई थी कि 82 के करीब हो सकते हैं। कैबिनेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, आंतरिक रूप से 10, 15, 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री इसमें होते हैं और सारे प्रमुख निर्णयों के लिए ये कैबिनेट ही जिम्मेदार होता है। संरचना पहले बताई जा चुकी है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री जिन्हें कि स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, और राज्य मंत्री। कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं। मंत्रिपरिषद में कह सकते हैं हम कि सैद्धांतिक रूप से इसके पास सारी शक्तियां होती है। कैबिनेट वास्तविक रूप से निर्णय लेती है। हम आगे चलते हैं और यही बताते हैं कि चूंकि मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी होते हैं, तो वह अपने विभागों के निर्णय के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन राज्य मंत्री या संसदीय सचिव जो होते हैं वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। उन्हें अपने से ऊपर जो पद सोपानिक क्रम में संस्था है या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं या राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट उन तक भेजनी होती है। तो मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां रखता है, लेकिन जो कैबिनेट है हमारा, यानी कि मंत्रिमंडल है हमारा, यहाँ हर बार हमने कैबिनेट कहा तो कैबिनेट और मंत्रिमंडल बस हिंदी इंग्लिश का अंतर है। तो हम मंत्रिपरिषद और जो मंत्रिमंडल का अंतर है बस इतना ही है कि मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है यह वास्तविक रूप में सर्वोच्च स्वरूप में होता है और इसके निर्णय को मंत्रिपरिषद को लागू करना अनिवार्य हो जाता है। मंत्रिपरिषद का निर्णय कैबिनेट इनकार कर सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल के निर्णय को मंत्रिपरिषद इनकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां क्या क्या होती हैं। हमने पहले भी बताया कि मंत्रिपरिषद को अगर हम एक जहाज मान लें या एक यांत्रिक गाड़ी मान लें, तो प्रधानमंत्री उसके एक चालक के रूप में होता है। कई कंपोनेंट, कई घटकों या कई यंत्रों को जोड़कर ये जहाज बना होता है। उसी तरह विभिन्न विभागों के मंत्री और विभिन्न स्तर के मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं। प्रधानमंत्री इन सबों का मुखिया होता है और हम अब मंत्रिपरिषद से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री की शक्तियों पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि हमें अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करनी है उन्हें हम कौन सा विभाग दे रहे हैं, किन किन मंत्रियों को हम मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त कर रहे हैं और किन्हें हम मंत्रिपरिषद में स्थान दे रहे हैं, हमारे मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा और इन नामों की सूची। ये सारे जो कार्य होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह के रूप में देते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी करते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बार बार ये कहा गया कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। वह स्वतंत्र निर्णय आपातकाल के समय भी, अगर आपातकालीन व्यवस्था भी होती है तो वहाँ भी प्रधानमंत्री ही मुख्य शासक के रूप में होते हैं। हालांकि उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, लेकिन उसी तरह से मंत्रिपरिषद के गठन की सारी प्रक्रिया, नामों का चयन, विभागों का चयन, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही होते हैं और अंतिम अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। अगली स्लाइड। फिर इसके बाद अभी हमने जो बात की कि मंत्रालयों का आवंटन, तो वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, फेरबदल भी करते हैं।
इसे हम इस तरह से समझें कि कोई मंत्री अगर पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय में था तो हो सकता है कि इस बार उसे किसी और मंत्रालय में दे दिया गया हो, पर्यटन मंत्रालय दे दिया गया हो, रेल मंत्रालय वाले को वित्त मंत्रालय दे दिया गया हो। तो उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए विभागों का बंटवारा किया जाता है, कभी कभी फेरबदल भी किया जाता है, कभी कभी किसी के जो कहते हैं ना कि पर कतरने के लिए भी विभाग बदल दिए जाते हैं। इनकी जब बैठकें होती हैं तो उस समय बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं और प्रधानमंत्री के जो निर्णय होते हैं वो पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में जो हमने बात की थी, तो अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, क्योंकि वह केंद्र बिंदु होता है। अब यहाँ थोड़ा सा फिर से हम पीछे की ओर चलते हैं और हम ये जानते हैं कि इस प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से पूरी मंत्रिपरिषद का अंत कैसे हो जाता है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे यह काम करता है और प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का एक अंग है। अगर किसी भी मंत्री के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आता है या कोई मंत्री जिसे प्रधानमंत्री अपनी टीम में नहीं चाह रहे हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद में नहीं चाह रहे हैं और वह स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं देता है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। और इसके बावजूद अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है कि वो हटने को तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र दे देंगे तो अपने आप पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व की जो बात है वो यहाँ देखने को एक बार फिर से मिल रही है। आगे बढ़ें और हम इसे लगातार सतत रखें इन बिंदुओं को कि जब हमने राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियों की बात की थी अनुच्छेद 78 के तहत, तो प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी हैं। कैसे हैं? हमने अभी देखा कि मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं और राष्ट्रपति के संदेश को भी मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी होती है वो प्रधानमंत्री की ही होती है। इसीलिए इन्हें मुख्य कड़ी के रूप में कहा गया है। अनुच्छेद 78 के तहत जो कर्तव्य हैं प्रधानमंत्री के, तो उसमें सबसे पहला आता है सूचना देना। किन किन बातों की सूचना वो देंगे? संघ के प्रशासन की और विधान से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। जैसा कि हमने पहले कई बार ये हमने दोहराया कि राष्ट्रपति जो है हमारे राज्य के प्रमुख हैं, तो उनको ये सूचना कि शासन प्रशासन कैसे चल रहा है, मंत्रिपरिषद ने कौन से निर्णय लिए, कौन से नए कानून बने, केंद्रीय सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये इन सारी बातों की जानकारी राष्ट्रपति तक देने की जो जिम्मेवारी होती है वह प्रधानमंत्री की होती है। इसके आगे राष्ट्रपति को जानकारी देने के अलावा प्रधानमंत्री के और भी जो कार्य हैं उन्हें हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जानकारी प्रदान करना, यदि राष्ट्रपति एक तो स्वतः कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री संवाद का आदान प्रदान करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, इसके अलावा अगर राष्ट्रपति प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई विशिष्ट जानकारी मांगे तो उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री की ही होती है। यह कहने का अर्थ ये कि राष्ट्रपति अपनी ओर से अगर कोई जानकारी, विशेष जानकारी या सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं तो यह प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि वो उसे उपलब्ध कराएं। जो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ कुछ ऐसे आयोग हैं या महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, महान्यायवादी हैं, ऑडिटर जनरल यानी कि जो अंकेक्षक के रूप में उच्च पद पर होते हैं, इसे कैग कहते हैं,
कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा जहाँ से IAS IPS और केंद्रीय सेवा के सरकारी चुन कर आते हैं, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनके अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, इन सबों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे शासन के प्रमुख हैं, वो मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर किनकी नियुक्ति की जाएगी ये सलाह मशविरा कर चुके होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को इन निर्णयों से अवगत कराया जाता है और राष्ट्रपति इन सबों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि संसद के संबंध में उनकी शक्तियां क्या है। संसद के सर्वोच्च नेता के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में जब हम बात कर रहे थे तो संसद का सत्र साल में 4 बार बुलाया जाता है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 4 बार बुलाया जाता है। सत्रावसान, जब सत्र बुलाया जाएगा तो उसका अवसान भी होगा। तो इन दोनों ही बातों से संबंधित जो सूचना जारी करनी होती है कि संसद कब से कब तक चलेगी और कब इसका समापन होगा, यह सलाह प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देते हैं। किसी भी समय वह लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, नए चुनाव करवाने को कह सकते हैं, जैसा कि हमने अभी सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में देखा कि वह त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर नए चुनाव की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। और सरकार की जो नीतियां होती है, हर राजनीतिक दल अब चुनाव से पहले अपनी नीतियों की घोषणा करते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं पर कि जो हमारी विकास के लिए क्या योजनाएं होंगी, हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए क्या योजनाएं होंगी, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित हम क्या नया कर सकते हैं, हम किस मद में कितना पैसा दे सकते हैं। इसके साथ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हो सकती हैं, निर्णय हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से संबंधित जो नीतियां बनती हैं उनकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। हम अब उनके और भी जो कार्य हैं और उनकी भूमिकाएं हैं हम उन्हें देखते हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग, ये नीति आयोग पहले योजना आयोग था, अब यह नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। नीति, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और यह उनके विकास के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्य परिषद के भी ये अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्य परिषद जो होते हैं उनमें 2, 3, 4 राज्य हो सकते हैं जिनकी समस्या या जिनका कोई एक नियम कानून उनके लिए सामान्य होता है। एक उदाहरण मैं देती हूँ, कावेरी जल विवाद जैसे है, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। तो कभी कभी किसी एक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं ज़्यादातर एक जैसी हैं, तो ऐसे में छोटे छोटे राज्य हैं पूर्वोत्तर में, तो उनका गठन अंतर्राज्य परिषद के रूप में किया जाता है। और इन सभी तरह की जो संस्थाएं होती है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। देश की विदेश नीति को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो विदेशों के दौरे पर जाते हैं, जो विदेश से प्रतिनिधि आते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, अपने देश की विदेश नीति, रक्षा नीति, हमारे देश के जो आर्थिक नीतियां हैं, इन सबों को ध्यान में रखकर वो विदेशों से अपने संबंध निर्धारित करते हैं,
नीतियाँ बनाते हैं, प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श करते हैं। हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री के साथ विदेशों के दौरे पर जाते हैं और जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, इन सबों में जो मुख्य भूमिका होती है वह प्रधानमंत्री की ही होती है। आगे चलें और हम अब देखें, यह केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने अपने दल से संबंधित या अपने मंत्रिपरिषद से संबंधित या अपनी शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ बातें, कुछ कथन, कुछ नियमों की जानकारी जनता तक पहुंचाई है, तो बाकी सारे मंत्रिपरिषद हो या शासन करने में सहभागी संसद के सदस्य हों, प्रशासन हो, ये सभी उन्हें उनके बातों का, उनके कथन का अनुकरण करते हैं। संकट प्रबंधक, हमने आपातकाल की बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। तो जब संकट अगर कभी भी इस तरह का आता है, चाहे वह देश में आंतरिक संकट हो या हमारी किसी बाह्य कारण से हमारे यहाँ संकट की उत्पत्ति हुई हो, चाहे वह पड़ोसी देश का आक्रमण हो या किसी तरह की आतंकवादी घटना हो, तो ऐसे में अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है या वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो उसे कहा जरूर जाता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन राजनीतिक स्तर पर वास्तविक रूप में यही मुख्य आपदा प्रबंधक होते हैं। प्रधानमंत्री को यूं ही मेहराब की धूरी नहीं कहा गया है। हमने इतनी बातें देखी, बिंदुवार क्रम में देखा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संबंधों को जाना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन तीनों की संबंधों को जाना, विवेचना की। बच्चों, ये एक बहुत ही लंबा विषय है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे बार बार देखें, समझें, हमसे प्रश्न पूछें और अपने अवधारणा को स्पष्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। हम बहुत जल्द इसके अगले भाग में प्रस्तुति करेंगे राज्यपाल और राज्य की कार्यपालिका के संबंध में। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते।